बसपा ने जीरो में जीरो जीरो लगा के बर्फ में लगा दिया। वैसे उसकी सीट पे है तो उससे आपको क्या फायदा प्रदीप जी? नहीं, फायदे का नुकसान की बात नहीं, बात भविष्यवाणी की है। चुनाव वो भी लड़ रहे दमखम से, आप भी लड़ रहे हो। आप 400 पार कह रहे हैं ना भविष्यवाणी? जी बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं भविष्यवाणी नहीं, हम तो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, भविष्यवाणी नहीं कर रहे। ये तो वही है ना सर। नहीं अंदर पहुंच के गाना गाने नहीं, लेकिन वो ये तो ठीक ही कह रहे थे ना कि अखिलेश यादव जो है वो कह रहे थे कांग्रेस को वोट मत देना। नहीं देखिए, परिस्थितियां राजनीति में कोई न शत्रु होता है न मित्र होता है। अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र कह रहे थे कि जो जिनकी शक्लें नहीं देखना चाहते थे आज उनके साथ खड़े हैं। एक जमाना था जब हेमंत बिस्व शर्मा को विश्व का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताती थी भारतीय जनता पार्टी, आज वो उन्हीं के नेता हैं। अजीत पवार को 3000 करोड़ का घोटालेबाज कहती थी, आज उन्हीं के नेता हैं। संजय सिंह जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी, आज उन्हीं के नेता हैं। जगदम्बिका पाल जिनको बहुत भ्रष्ट कहते थे, आज राजनीति में सब मतलब एक जैसे है। सुचिता की बात करना बेमानी होती है यहाँ पर, उनमें सब जायज आप ये कह रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था जब बात सुचिता की जाती है तो एक दूसरे से अलग किया जाता है कि देखिए ये ऐसा करते हैं, हम ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन चूंकि आपने कहा है कि राजनीति है ये और कोई शत्रु नहीं कोई मित्र नहीं, सब एक जैसे हैं, अच्छी बात है। नमस्ते, मैं हूं अजितेश मिश्रा। चुनाव आया, तूफान लाया, जी हां, और इस तूफान में पहला विकेट गिरा आकाश आनंद का, और ये कार्रवाई करने वाला कोई और नहीं, खुद उनकी बुआ मायावती है। ये कार्रवाई क्यों हुई, कैसे हुई, ये अभी तक एक राज है। लेकिन मायावती ने हमेशा की तरह एक ट्वीट करके पिक्चर को क्लियर कर दिया और बता दिया कि बीएसपी की असली बॉस वो ही है और रहेंगी। पहली बार मायावती ने कोई कार्रवाई बड़े ही नरम शब्दों में की है, लेकिन राजनीतिक हलकों में जैसे ही ये खबर आई वैसे ही तूफान आ गया और समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस को बैठे बिठाए बीएसपी को बीजेपी की बी टीम कहने का मौका मिल गया और कह दिया गया कि बीजेपी पर आकाश का डायरेक्ट हिट मायावती को रास नहीं आया है और इसीलिए उन्होंने आकाश को जमीन पर ला दिया। हालांकि अभी तक इस बात पर सस्पेंस है कि इसकी असली वजह क्या है। आकाश के दे दनादन इंटरव्यू जो उससे पहले बीएसपी में देखने को नहीं मिलते थे, या फिर मायावती से बड़ा चेहरा आकाश का होता जा रहा था, या फिर एसपी कांग्रेस का वो आरोप जो वो बीएसपी पर लगा रहे हैं। आज की चर्चा इसी पर, लेकिन उससे पहले जरा कुछ बयान सुन लीजिए। ये बसपा और भारतीय जनता पार्टी का आघोषित गठबंधन है, ये जनता देख रही है। जिस तरीके से बसपा के टिकट का बंटवारा हुआ, फिर टिकट बदलने के फैसले हुए, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव नजर आता है। और आज जिस तरीके से आकाश आनंद को उनके पदों से बर्खास्त किया गया है, वो आकाश आनंद जो बसपा के उत्तराधिकारी थे, वो आकाश आनंद जो भारतीय जनता पार्टी से लगातार सवाल पूछ रहे थे और भाजपा को वो सवाल चुभ रहे थे, आदरणीय मायावती जी ने आकाश आनंद को बर्खास्त करके ये बात जग जाहिर कर दी है कि बसपा और भाजपा का आघोषित गठबंधन है। समाजवादी पार्टी समझती है कि जनता सब देख रही है और जनता जवाब देने का काम करेगी। मायावती बहुजन समाज पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है और इसीलिए जब जेल में आता है, जैसे निर्णय करना चाहती है वैसा निर्णय कर लेती है, क्योंकि वहां तो एको अहम द्वितीयो नास्ति। मायावती जी जैसा चाहे वैसा निर्णय कर सकती हैं। आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया, इसलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया है। लेकिन मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी एक मिशन के रूप में माना करती थी, जो बाद में कमीशन में तब्दील हो गया है, क्या इसमें कोई बदलाव कर पाएंगी? क्या वो परिवार के इतर फिर पार्टी की कमान किसी सामान्य दलित को देकर के पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगी? ये आने वाले समय में जरूर देखा जाएगा कि मायावती जी के परिवारवाद के मोह से मुक्त हो पाएंगी। आनंद जी की भाषा में साफ झलक देखी जा सकती है भारतीय जनता पार्टी की शब्दावली के। जिस तरह का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी लगातार करती चली आ रही है, 24 का चुनाव उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान भेजने की बात हो, चाहे मंदिर मस्जिद की बात हो, चाहे वो हिंदू मुसलमान की बात हो। हर तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करती चली आ रही है। परंतु आनंद जी के लिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि बहन जी की ट्रेनिंग में कोई ना कोई कमी जरूर रह गई थी, या बहन जी ने उन्हें बताना जरूरी नहीं समझा कि वो किसके आगे लगातार नतमस्तक है। और सुना है कि ये दबाव भी कहीं और कहा यह जा रहा है कि आकाश आनंद के एक भाषण के बाद उनका राजनीतिक करियर शुरू होते ही खत्म होने की कगार पर आ गया। हालांकि इंडिया वॉइस इस भाषण की पुष्टि नहीं करता है कि इसी भाषण के बाद ही कार्रवाई हुई है या इस भाषण की वजह से कार्रवाई हुई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है कि आकाश आनंद को बीजेपी के खिलाफ बोलना महंगा पड़ गया। साथियों, इन सरकारों ने
भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का, और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। ये वो भाषण था जिसके बारे में ये चर्चा है कि इस भाषण के बाद जिस तरह का एक अलग विवाद उठा इनके शब्दों को लेकर, वो मायावती को रास नहीं आया और ये कार्रवाई हुई है। हालांकि इससे पहले मायावती ने जिन जिन लोगों पर कार्रवाई की जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े थे, उन पर जो ट्वीट के जरिए फैसला लिया गया, उनके शब्दों को अगर हम देखें और इन शब्दों को देखें तो बेहद नरम ये शब्द रहे क्योंकि अपने। लेकिन बड़ा सवाल यह कि आखिरकार ये कार्रवाई क्यों हुई और आकाश जो बीएसपी में कोऑर्डिनेटर बन गए थे, उत्तराधिकारी थे मायावती के, वो एकाएक अचानक से जमीन पर कैसे आ गए, यह अपने आप में एक बड़ा चर्चा का विषय है। मायावती ने एक ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए यह बता दिया कि अभी आकाश आनंद मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है, और उनके परिपक्व होने तक उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया जाता है और जो उत्तराधिकारी घोषित थे अब वो नहीं है। तो संशय के बादल छाए नहीं बल्कि क्लियर कर दिया मायावती ने कि फिलहाल जो है आकाश आनंद फ्रंट पर नहीं है और जो पोस्ट उन्हें दी गई थी वो उनसे वापस ली जाती है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यह मौका मिल गया यह कहने का कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बीएसपी है। देखिए, आकाश आनंद बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे और मायावती को यह रास नहीं आया। हालांकि बीजेपी का कहना है कि दरअसल यह कार्रवाई बीएसपी का अंदरूनी मसला है और आकाश आनंद अन्य पार्टियों के लिए भी जिस तरह से बोल रहे थे उन पर कंट्रोल होना जरूरी था। हालांकि बीजेपी ने यह भी कहा कि अब देखना ही है क्या कोई सामान्य व्यक्ति को, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में मायावती अक्सर दलितों की बात करती हैं, क्या किसी सामान्य वर्ग के दलित को कोई जिम्मेदारी दी जाती है। इन तमाम चीजों को लेकर बीएसपी पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आरोप लगा रही है बीएसपी पर और सवाल पूछ रही है बीजेपी से भी। तो आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे और बड़े सवाल जो हैं उनको अपने गेस्ट के सामने रखेंगे और उनसे पूछेंगे। आपकी स्क्रीन पर 4 गेस्ट हमारे साथ। प्रदीप भटनागर है, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बीजेपी से। हमारे साथ वरुण मिश्रा, कांग्रेस के नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है वरुण जी। विद्या गौतम है, दलित चिंतक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अशोक तिवारी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी। तो प्रदीप भटनागर जी के पास सबसे पहले आ जाता हूं। प्रदीप जी, ये हालांकि अभी इससे पहले आप तो नहीं थे लेकिन आप ही के एक सहयोगी बीजेपी से बैठे थे, जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि दरअसल पुरी में भी 3 सीटों के बाद अब कांग्रेस ने नामांकन वापस ले लिया, तो उन्होंने कहा था प्रभु की माया है। तो अब यह भी एक प्रभु की ही माया है कि जो आकाश आनंद लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे जो यह माना जाता है कि राजनीति में नहीं होने चाहिए, मायावती ने उनको कह दिया कि आ जाइए, जमीन पर आ जाइए, अब मत उड़िए। पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चुनाव सब लड़ रही हैं, सब अपने विचार और विचारक रख रहे हैं, तो उससे वो टीका टिप्पणी नहीं कर। ठीक है, सहारन ने जो भी कहना था कहा। ठीक है, बहन कुमारी मायावती जी जो हैं बहुत सीनियर लीडर हैं और दलित चिंतक भी हैं और उन्होंने बहुत लंबी टाइम माननीय काशीराम जी के साथ लड़ाई लड़ी है और उस लड़ाई को कामयाब करते उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार और मुख्यमंत्री भी बनी। चुनाव किस तरह लड़ना है, किस लय में लड़ना है, वो बहन जी को पता है। तो उन्होंने अगर अपने भतीजे को अगर कोऑर्डिनेटर बनाया और उन्हें हटाया तो उनका निजी मामला है, बयान आने दीजिए। ये विषय क्या था हटाने का, क्या नहीं था, उस पर बिना टिकट उन्होंने तो कह दिया है प्रदीप जी कि दरअसल जो है वो परिपक्व नहीं है अभी।
उन्होंने कहा है कि वो परिपक्व नहीं है, इसीलिए उनको अभी फिलहाल विराम दिया जा रहा है, बैठ जाइए। अगर ये वाली अगर और ये परिपक्वता पर सवाल तभी उठे, जैसा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और एक दूसरे घटनाक्रम से जोड़कर देखा जाता है, तो ये परिपक्वता पर सवाल तभी उठ गए जब उन्होंने इस तरह से डायरेक्ट हिट बीजेपी को करना शुरू किया। प्रदीप जी, देखिए, परिपक्वता में और बोलने में बड़ा फर्क होता है। जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि अब तो कांग्रेस के अंदर जो राजकुमार है, राहुल गांधी जी, वो भी अब प्रधानमंत्री जी का नाम किस तरह लेके तू तलाक से बुलाते हैं। तो राजनीतिक गरिमा जो है तो आज की पीढ़ी को सिखाना पड़ेगा। और बहन जी ने कुछ चीज देखी होगी तो उन्हें नेचुरल बातें हटाया होगा। अब ये तो वो ही बता सकते हैं क्या है क्या नहीं है। बाकी देखिए, चुनाव का माहौल है, सब चीजें चलती हैं। उन्होंने दिखाया कि पार्टी में अभी अनुशासन है और अनुशासन में ही सब चीजें बोलनी है, करनी है। ठीक है। तो जो अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहती होंगी वो, उन्होंने दिया वो उसको कि भाई कार्यकर्ता से बड़ा कोई नहीं है, चाहे कोऑर्डिनेटर हो चाहे मेरा भतीजा हो, जो नियम के तहत है वो है। देखिए, मैं अब ये नियम कौन से ये भी देखने होंगे। प्रदीप जी, आपके पास में आता हूं। विद्या गौतम जी के पास चलेंगे, हमारे गेस्ट की थोड़ी आवाज बढ़ा दी जाए ताकि सही से एक दूसरे तक आवाज पहुंचे। विद्या गौतम जी, चूंकि आप दलित चिंतक हैं और बेहद नजदीक से काम भी करती हैं समाज में, जमीन पर उतरकर, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मायावती के इस कदम पर सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या है? क्योंकि खुद ही बनाया और फिर खुद ही हटा दिया, ये कहते हो कि अभी परिपक्व नहीं है। किसी ने बताया ये बात कि अब आ रहा है। विद्या गौतम जी, आपसे एक बार दोबारा संपर्क कर रहे हैं। आपकी आवाज जो है वो ब्रेक हो रही, कट रही है। आपके पास दोबारा आते हैं। अशोक तिवारी जी, ये तो खुला मौका मिल गया आपके पास, अब तो आप कहेंगे। देखिए, हम तो कह ही रहे थे कि बी और ए ये सब क्लियर हो गया। जी जी, देखिए, बी और ए का सवाल अलग अलग सवाल है, लेकिन ये जो मामला है, भाजपा तो अपना अलग खेल खेल रही है। बसपा का जहां तक सवाल है, बसपा तीनों ही चरणों में एक भी सीट जीत नहीं रही है और बसपा पूरी तरह से हाशिए पर है। जिस तरह से उसने उदासीनता अपनाई थी, उससे जनता भी उदासीन हो गई। उससे जनता बढ़ करके इंडिया गठबंधन को वोट दे रही है और इसी वजह से बहन जी परेशान हो गई हैं। ऐसी हालत में उनका अंदरूनी मामला है कि उन्होंने क्यों किया है, किस लिए किया है। अब वो मैनेज करना चाहती हैं, लेकिन मैनेज नहीं हो पाएगा। हाथ से तोते उड़ चुके हैं। बसपा बुरी तरह से हार रही है। बसपा कहीं लड़ाई में ही नहीं है। अच्छा, आप ये मानते हैं ना, आप ये मान रहे हैं मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये बी टीम और ए टीम और बीजेपी को डायरेक्ट हिट कर रहे थे, इसलिए इस तरह की कार्रवाई हुई है? बी टीम ए टीम का मसला जनता जानती है, अच्छी तरह जानती है। उसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। ये मसला बसपा का अंदरूनी मसला है, लेकिन बसपा अपनी पार्टी को मैनेज करना चाहती है, लेकिन बसपा के हाथ से तोते निकल चुके हैं। अब वो बुरी तरह से हार रही है, एक भी सीट उसके हाथ में आने वाली नहीं है। ठीक है, 3 चरणों में कोई सीट नहीं जीत रही है। ठीक है, इसी वजह से वो पशुपेश में है और वो इस तरह कदम उठा रही हैं। जो भी उठा रही हैं उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ठीक है तिवारी जी, जरा मैं चाहता हूं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, उससे पहले एक बयान सुनवाना चाहता हूं और ध्यान से सुनिएगा, और आप बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। और प्रदीप जी, आप भी वो बयान सुनवाया जाए। अभी हाल ही में एक बार फिर से बयानवीर ओम प्रकाश राजभर का एक बयान सामने आया है, जरा उसको सुनिए। राजीव राय को सेट किए सर्व समाज की आवाज उठाने की बात करते हैं। अच्छा, आप ईमानदारी से बताओ, हम एक ब्लॉक प्रमुख का नाम बता रहे हैं, घोसी राजू, चले जाना। अगर टाइम मिले तो जरा फोन करके पूछ लेना। कल मैं था दोहरी घाट, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। कल मैं दोहरी घाट में, हम लोग हमारी टीम गई थी। दोहरी घाट से जो खबर आ रही है, वहां 50 से 60% उनकी कम्युनिटी के लोग छड़ी पर उठ दे रहे हैं। सपा भी टीम है महाराज, प्रमाण दे दें। अखिलेश यादव जी क्या बोले थे मध्य प्रदेश में, कांग्रेस को वोट मत देना, बोला था ना। ये कांग्रेस जब हमारी नहीं हुई तो तुम लोगों की क्या होगी, कौन बोला था? अरे भैया, बीजेपी को कहा था नहीं, वो कहा था। आज क्या कर रहे हैं आप बताओ, आज क्या कर रहे हैं? यहाँ हारने वाले कैंडिडेट को टिकट दिया है। यहाँ तो मऊ में थे ओम प्रकाश राजभर और ये कह रहे हैं कि दरअसल राजीव राय समाजवादी पार्टी ने उनको हम सेट कर लिए हैं और हम बीएसपी को सेट नहीं किए। समाजवादी पार्टी सेट है
और समाजवादी पार्टी को तिवारी जी ये बी टीम बता रहे हैं बीजेपी के सहयोगी हैं, और ये कह रहे हैं कि दरअसल हम तो उदाहरण दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में जो है वो सबने देखा किस तरह से अखिलेश यादव कह रहे थे कांग्रेस को वोट मत दीजिएगा। जी तिवारी जी, आप आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ऐसे बयान ब्यूरो में आते हैं कि उनके बयानों पर कुछ बोलना ही उचित नहीं है। उनके बयानों को जनता हल्के में ले रही है, जनता उन्हें बहुत स्वस्थ नहीं मान रही है, क्योंकि वो कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी आदरणीय योगी जी को जो है अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं, कभी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, कभी उनसे जो है तालमेल कर लेते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी को कुछ बोलते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी कुछ बोलते हैं। वो आज क्या बोलेंगे और शाम को क्या बोलेंगे यही पता नहीं होता है। नहीं वही तो बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन वो और बड़े दावे के साथ कह रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के हल्के बयानों पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। ठीक है प्रदीप जी, ये बताएं आपको राजभर साहब कि हम तो सेट है, सब समाजवादी पार्टी सेट कर ली है पूरी। देखिए कहता हूँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो बोल रहे हैं कि भाई ये 7 चुनाव लड़े थे, आज इन्हें कमियां दिखाई दे रहे हैं, दल बदलू नजर आ रहे हैं, सब चीजें जब अपने फायदे के लिए जब ले आए तब दिखाई नहीं दिए, और आज वो इतने दिन रहने के बावजूद जो इनकी सच्चाइयां देखी है वो बता रही है। ये जो गत और गति जो समाजवादी पार्टी की है, और अशोक जी तो इतने बड़े ज्योतिष हो रहे हैं कि भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बसपा हार रही है। बसपा ने 0 में 0 लगा के बर्फ में लगा दिया। वैसे उसकी सीट पे है तो उससे आपको क्या फायदा प्रदीप जी? नहीं, फायदे को नुकसान की बात नहीं, बात भविष्यवाणी की है। चुनाव वो भी लड़ रहे दमखम से, आप भी लड़ रहे हो। आप 400 पार कह रहे हैं ना भविष्यवाणी? जी बिल्कुल कह रहे हैं भविष्यवाणी नहीं, हम तो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, भविष्यवाणी नहीं कर रहे। ये तो वही है ना सर। नहीं भविष्यवाणी नहीं कर रहे, हम तो नारा लगा रहे हैं आपकी बार 400 पार। क्या बात। और डग्गे की चोटें बोल रहे हैं। इंडियन आइडल दिखाए ना कितने पार। बहुत अच्छे। समाजवादी बेचारी कितनी सीटों पे लड़े सबको पता है। सपना देख रहे हैं उसको। देखिए मैं एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू देख रहा, बहुत बड़े नेता का, नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा ये जितने इंडिया अलायंस के लोग खड़े हैं इनसे ये पूछा था, एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते थे, एक दूसरे के दुश्मन थे, मीटिंगों में नहीं आते थे। आज इनसे सोच के और पूछिए इनसे कि आज ये एक मंच में एक साथ कैसे खड़े हैं। ठीक है प्रदीप जी, पूछ लेता हूँ, समय भी कम है, चूंकि कम समय होता है। विद्या गौतम जी मैं आपके पास आ रहा हूँ और उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। एक रिएक्शन बस वरुण मिश्रा से मैं चाहूंगा राजभर जी के बयान पर। राजभर विद्या जी आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूं मैं, आपसे मैं आकाश आनंद पर जरूर सवाल करूंगा, बस एक मिनट बस। वरुण मिश्रा जी जरा बता दीजिए, ये राजभर साहब क्या कह रहे हैं, आपके सहयोगी को बता रहे हैं बीजेपी ने सेट कर लिया। राजभर जी के बयान को कोई अर्थ नहीं देता। अगर आप ध्यान से देखें, अभी जैसे हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे, ये इन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि राजभर जैसे लोगों के बयानों को कोई जो विधानसभा के अंदर पहुंच के गाना गाने नहीं, लेकिन वो ये तो ठीक ही कह रहे थे ना कि अखिलेश यादव जो है वो कह रहे थे कांग्रेस को वोट मत देना। नहीं देखिए, परिस्थितियां, राजनीति में कोई न शत्रु होता है न मित्र होता है। अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र कह रहे थे कि जो जिनकी शक्लें नहीं देखना चाहते थे आज उनके साथ खड़े हैं। एक जमाना था जब हेमंत बिस्व शर्मा को विश्व का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताती थी भारतीय जनता पार्टी, आज वो उन्हीं के नेता हैं। अजीत पवार को 3000 करोड़ का घोटालेबाज कहती थी, आज उन्हीं के नेता हैं। संजय सिंह जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी, आज उन्हीं के नेता हैं। बिल्कुल। जगदम्बिका पाल जिनको बहुत भ्रष्ट कहते थे, आज राजनीति में सब मतलब एक जैसे हैं। सुचिता की बात करना बेमानी होती है यहाँ पर। आप वही मैं कह रहा हूँ ना, हमारे भाजपा वाले मित्र को ये बात याद करा दीजिए कि राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी के चरित्र की व्याख्या नहीं किया जा सकता। न कोई परमानेंट दोस्त होता है, न कोई परमानेंट दुश्मन होता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए। जहां तक रही बात ओम प्रकाश राजभर और इन जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों का, तो इनका न कोई पहले चरित्र था न आज चरित्र है। इनको तो जो दे देगा दाम ज्यादा उसके साथ जुड़ जाएंगे। मोहब्बत और जंग में सब जायज आप ये कह रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था जब बात सुचिता की जाती है तो एक दूसरे से अलग किया जाता है कि देखिए ये ऐसा करते हैं, हम ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन चूंकि आपने कहा है कि राजनीति है ही और कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, सब एक जैसे हैं, अच्छी बात है। अब मैं आता हूं विद्या जी आपके पास। विद्या जी, पहला सवाल ये है कि राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा बहुत तेजी से उठ रही थी कि आकाश आनंद, ये चर्चा थी, दावा नहीं था ना, ये था कि आकाश आनंद जो है वो बीएसपी को जिंदा कर रहे हैं। और ऐसा देखा भी गया था, कई सारी जो रैली आकाश आनंद की हो रही थी
वहां इतनी भीड़ मायावती की रैली में नहीं आ रही थी जितनी आकाश आनंद की रैली में तमाम लोग जुड़ रहे थे। इसके अलावा जो बीएसपी में दौर था कि कोई इंटरव्यू नहीं देता था, अब लगातार आकाश आनंद टीवी पर छाए हुए थे, इधर इंटरव्यू उधर इंटरव्यू। क्या आपको लगता है कि एक बड़ी वजह यह भी रही आकाश आनंद को जमीन पर लाने की? देखिए, इसमें दो तरह की चीजें हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आकाश आनंद कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, वो परिवार का एक सदस्य है और एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई, और जिम्मेदारी ही नहीं दी गई थी, उनको उत्तराधिकारी भी बनाया गया था। तो इसमें दो तरह के पहलू पे हम लोग देख सकते हैं कि एक पारिवारिक व्यक्ति है, तो पारिवारिक व्यक्ति की वजह से हो सकता है कि पारिवारिक कोई अंदर की कोई बात हो जो हम लोग नहीं समझ सकते हैं। दूसरी बात, जब बहन जी ने उन्हें बनाया तो उस वक्त, विद्या जी आपकी आवाज ब्रेक हो गई। हेलो, हाँ बोलिए आ गई। परिपक्वता कम है, उस वक्त पे भी लोगों ने इस तरह की बातें कही, तो उस वक्त बहन जी ने उनको बनाया, जिम्मेदारी दी, बड़ी जिम्मेदारी दी, और उस वक्त लोगों ने इस पर बहुत सारी बातें कही। लेकिन आज जब बहन जी ने खुद उत्तराधिकारी से हटा दिया उस पद से, और उत्तराधिकारी के साथ साथ जिम्मेदारी से भी हटाया, तो बहन जी अपनी ही की हुई बातों को कमजोर कर रही है इस वक्त में, वो भी बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर पारिवारिक मसला है तो उसे परिवार तक ही रहने दीजिए ना। जब आप राजनीति में आ गए तो राजनीतिक रिश्ते अलग होते हैं और पारिवारिक रिश्ते अलग होते हैं, लेकिन चूंकि एक ही सुप्रीम वाली पार्टी, तो जाहिर सी बात है कद का भी यहाँ पर एक बड़ा फैसला हो जाता है। वो देखा है ना मिर्जापुर में आपने पोस्टर जो है वो छोटा, मेरा क्यों है, इनका पोस्टर बड़ा क्यों, इनका छोटा करिए, इनका बराबर करिए। तो ये सब होता है राजनीति में, ऐसा असलियत में भी होता ही है। जी जी, तो ये दोनों पहलुओं पे नजर रखते हुए यही बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं, जैसे लोगों ने बड़े आरोप लगाया कि बी टीम, इस पे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, क्योंकि देखो हर पार्टी का अपनी एक नीति होती है और उसी नीति के आधार पर चलती है। लेकिन जो आकाश आनंद वाला मैटर है, इसमें दोनों पहलू पे नजर डालनी चाहिए। एक तो उनको बड़ी जिम्मेदारी से भी हटाया गया, उत्तराधिकारी वाले से भी हटाया गया। यदि कोई पार्टी बेस्ड भी बात होती तो उन्हें सिर्फ जिम्मेदारी से हटाया जाता। हाँ। लेकिन उत्तराधिकारी से हटाने का मतलब कहीं ना कहीं पारिवारिक मुद्दा भी इसमें है। हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन बड़ी बात यह कि नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया गया और उसके बाद जाहिर सी बात है जब नेशनल कोऑर्डिनेटर है, आगे जाके पद बढ़ेगा तो उत्तराधिकारी, दोनों चीजों से हटाया जाएगा। खैर वरुण जी, एक बार सैम अंकल ने कुछ नया बोल दिया है, आपको पता है क्या कह रहे हैं वो? वरुण जी। हेलो जी, वरुण जी, सैम अंकल ने कुछ नया बोला, आपको सुनाई दिया? बयान पहुंचा अब तक? नहीं, मुझ तक नहीं, आवाज नहीं आई सर। नहीं, मैं वरुण मिश्रा से सवाल कर रहा हूँ। विद्या जी। जी जी जी, नहीं, क्या बयान है? मैंने बयान देखा नहीं अभी। अच्छा, नहीं देखा, मैं बता देता हूँ। वरुण जी वो कह रहे हैं कि दरअसल बयान काफी राजनीतिक रूप ले लिया, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत के अंदर जो कश्मीर साइड लोग रहते हैं वो अरब जैसे दिखते हैं, पूर्वोत्तर में चीनी जैसे, और साउथ वाले अफ्रीकन। नस्ल भेद से जोड़ दिया गया इसको। और आपको पता है प्रदीप जी और उनकी पार्टी तैयार रहती है कि सैम अंकल कुछ बोले। कुछ पूरा तो नहीं आता, लेकिन 10 किलोमीटर चलने पर भाषा बदल जाती है, 20 किलोमीटर चलने पर लैंग्वेज बदल जाती है, पहनावा बदल जाता है। भारत तो विविधताओं से भरा हुआ देश ही है। समय ये क्या हाँ, लेकिन शब्दों का चुनाव भी जो है वो इस तरह का होना चाहिए ना कि नस्ल भेद ही ना लगे। हिंदू मुसलमान कर रहा है, उस पर आप किसी दूसरे देश से अगर कंपेयर करें, आप ये भी तो कह सकते हैं हमारे जैसे हमारे देश में लोग रहते हैं वैसे चीन में रहते हैं, चीन जैसे हमारे यहाँ। ये तो सर समझ रहे हैं ना आप, ऐसी चीजों में गड़बड़ी तो होती है, फंसते हैं फिर। प्रधानमंत्री मंचों से करने के बजाय आप कहते ना कांग्रेस राजनीति में इतनी अंधी हो गई है, सब कुछ है काला काला नजर आता है। कांग्रेस सदैव कांग्रेस का चर्चा जो है वो गरीबी की रेखा पर होनी चाहिए। कांग्रेस की अपनी राजनीति नहीं है, समस्या कांग्रेस का कोई सिलेबस ही नहीं है, ना ही कोई नीति है कांग्रेस की, ना ही कोई का नियम है, कोई कानून सिस्टम नहीं है। मुसलमानों को दे दिया रोज कानून बनते हैं और रोज बिगड़ते हैं। चुनाव आयोग को दिखाई नहीं पड़ रहा, टाइम पित्रोदा में क्या बोल रहे हैं, डिबेट इस पर हो रही है। अरे भाई साहब, टाइम पित्रों ने रखा, मीडिया बनाने वाले वो मुखिया है भाई तुम्हारे, थोड़ा गरिमा रखिए। राहुल गांधी समर्थन कर रहे हैं, मंच से बोल रहे हैं ना, तो उनकी बात का समर्थन करते हैं ना। इस तरह की डिबेट हो तो कम से कम जमीनी मुद्दों पर हो, हकीकत पर हो, लोकतंत्र पर चर्चा हो। इस तरह की चर्चाओं में क्यों जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता।
हमारे देश में बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होती, महंगाई पर चर्चा नहीं हो रही, भ्रष्टाचार पर चर्चा नहीं हो रही। सैम पित्रोदा ने क्या कहा है, बिल क्लिंटन ने क्या कहा है, उस पर चर्चा हो रही। ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य नहीं लगता आपको? और आपसे बिल्कुल आप अपनी बात रखिए। देखिए, मैं उन लोगों में नहीं हूं जो आपने कहा और मैं भड़क जाऊं, क्योंकि जो तटस्थ है वो तटस्थ है अपनी चीज में, और आप बहुत अच्छे से जानते हो। और बाकी गेस्ट जो बैठे हैं वो इस बात को बखूबी अच्छी तरह समझते हैं कि मैं चर्चा कहाँ करता हूं, कैसे करता हूं और क्या मुद्दा रखता हूं। लेकिन उसके बाद भी अगर आपकी ये बात है, अपनी बात कहिए, आप आजाद है, लोकतंत्र है। प्रदीप जी, उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ तिवारी जी, पूरी दमदारी से मैं अपनी बात रख रहा हूं। ठीक है, आप प्रदीप जी को सुन लीजिए। बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर, कांग्रेस के नेता अपराध पर, महिला सुरक्षा पर सुन लीजिए होनी चाहिए। सुन लीजिए। सैम पित्रोदा क्या कह रहे हैं, बिल क्लिंटन क्या कह रहे हैं, और ये हमारे भाई साहब ट्रंप जी क्या कह रहे हैं। चर्चा देश के मुद्दे पर। ठीक है, अब जरा सुन लीजिए एक बारी, समय कम है और भी लोगों के पास जाना है। सुन लीजिए। देखिए, सैम पित्रोदा ने देश के लिए क्या कहा इनको परवाह नहीं है, और उन्होंने तो मैनिफेस्टो लिखा कांग्रेस का। चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? राहुल गांधी अपने बच्चों से बोल रहे हैं, प्रियंका अपने मंच से बोल रही है। सुन लीजिए। प्रधानमंत्री बोल रहा है। अरे भाई आप जो है बात करते हो, और आप चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये भाषा रुक जाइए वरुण जी, रुक जाइए एक बार। सुन लीजिए फिर आगे चलते हैं, समय कम है वैसे भी। अखिलेश यादव आदिवासियों की बात करते हैं अपने चुनाव में, अपने भाषण में कह रहे हैं दलित शोषित आदिवासी। अरे पहले अखिलेश यादव ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में आदिवासी रहते कि किस तरफ है, पहले ये बता दें। नदी एक मुख्यमंत्री जानकर देखो आदिवासी रहते कहाँ हैं। अशोक जी बता देंगे। प्रदीप जी आ रहा हूँ। अशोक जी तो भविष्यवाणी नहीं, भविष्यवाणी वो नहीं कर रहे। देखिए सर, उन्होंने अपनी बात रखी थी बीएसपी को लेकर, आप 400 पार कह रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया बीएसपी की एक भी सीट नहीं आएगी, बराबर है जी। अशोक जी, समाजवादी पार्टी को 0 करके छोड़ेगी बहुजन समाज पार्टी। अब ये दलितों की पावर जानते नहीं है, ये दलितों को शोषित करते आए, ये दलितों पे। तो लीजिए, समय नहीं है प्रदीप जी जरा एक रिएक्शन ले लीजिए, समय नहीं है, रुक जाइए। भाजपा का मन मस्तिष्क इतना बौखलाहट में है, इतना डिप्रेशन में है, ये कुछ भी बोल सकते हैं। इनकी बात का बुरा नहीं मानता हूँ मैं। सच्चाई ये है, इस समय दलित शोषित पिछड़ा ये बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है चुनाव में, और बढ़ चढ़ करके इंडिया निर्माण को वोट दे रहा है। यही पेट में दर्द है भाजपा के। भाजपा छटपट कर रही है, इतना दर्द उसके है कि वो मुद्दे नहीं पा रही है, वो बौखलाहट में इधर उधर की बातें कर रही है, जिसको जनता स्वीकार नहीं कर रही है। अब हालत वो बिगड़ी हुई है। बसपा ने भी जो भी कुछ कदम उठाया है उसका अंदरूनी मामला है, लेकिन बसपा कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रही है। बसपा लगातार हार रही है और उसको एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। चलिए, सच्चाई ये है। ठीक है, समय की बेहद कमी है, माफी के साथ रोकूंगा। विद्या जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, माफी के साथ रोकूंगा और यहीं पर चर्चा को विराम दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, आप हमारे साथ जुड़े। विद्या गौतम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वरुण मिश्रा, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रदीप भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक बार जरा वो ट्वीट देख लीजिए, वो ट्वीट जो मायावती ने किया। ये देखिए, आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता है, यानी कि मैच्योरिटी आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है, जबकि इनके पिता श्री आनंद कुमार पार्टी व मूवमेंट से जुड़े रहेंगे। ऐसे शब्दों में, ऐसे नरम शब्दों में कभी आपने ये कार्रवाई देखी है मायावती की तरफ से या बीएसपी की तरफ से? नहीं। लेकिन चूंकि मामला भतीजे का है तो जाहिर सी बात है शब्द भी नरम चुने जाएंगे, ट्वीट भी होगा और मामला दबा भी लिया। तो ये सियासत का चेहरा है जहां पर अलग अलग तरह से अलग अलग स्थिति में बदल दिया जाता है। आज की खास चर्चा में इतना ही, लेकिन इंडिया वॉइस पर खबरें जारी।